नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और देखिए इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी। देखिए आपको बता दें कि लाल डायरी एक बार फिर से खुली है। आपको मालूम है कि लाल डायरी में कई किस्से हैं, किस्से अपराध के, किस्से इंतकाम के और किस्से उनके जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए लाल डायरी के पन्नों को एक बार फिर से हमने पलटा है और एक कहानी और आज आप सुनने जा रहे हैं। कहानी है नीलेश मुखिया की और उस कहानी को सुनाने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में है ज्ञानेश्वर जी। तो हम चाहेंगे कि बिना देरी के आप एक कहानी सुना दें। नहीं, समरीन, नीलेश मुखिया की हत्या जब पटना में हुई थी 31 जुलाई 2023 का दिन था और इसके बाद पटना में कितना गदर कटा था, कितना बवाल हुआ था, आगजनी की घटनाएं हुई थी और आप कवर भी कर रही थी। तो देखिए कई खुलासे हुए थे और जब आप लाल डायरी की बात करते हैं तो जो मेरी लाल डायरी है ना वह 1992 से लगातार अपडेट होती रहती है। 1992 जी, से 1992 जी, से। जी, और मैं कलमबद्ध करते रहता हूँ, रोज कुछ न कुछ लिखता हूँ, जोड़ता हूँ, घटाता हूँ। और लाल डायरी की कहानियों में कई ऐसी कहानियां मिलेगी जो पुलिस की थ्योरी से इतर है। क्योंकि पुलिस कई बार कहानियां गढ़ती है, कई बार कहानियां छुपाती है और कई बार गिरफ्तारियों की कहानियां बनाती भी है। तो देखिए नीलेश मुखिया, हमने तारीख बताई 31 जुलाई 2023। नीलेश मुखिया पटना के दीघा इलाके का दबंग, ठीक है ना? जी, 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 जी। और आप जो कहना चाहे, पॉलिटिकल, सोशल, बाहुबली, सब कुछ, ठीक है? जी, जी, जी। तो 31 जुलाई 2023 को 7 गोलियां मारी गई। 7 गोलियां मारी गई जी। जब कार्यालय वे जा रहे थे घर से, रास्ते में ओवरटेक किया गया 2 बाइक के द्वारा और 7 गोलियां। इसके बाद भी नीलेश मुखिया की मौत नहीं हुई थी तुरंत। जी। नीलेश मुखिया अस्पताल ले जाए गए थे, वहां उनकी स्थिति बहुत नाजुक थी। फिर बाद में दिल्ली ले जाया गया और वहां उनकी मौत 24 अगस्त 2023 को हुई। मतलब 24 दिनों तक वह जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते रहे, सेंस में कभी नहीं। लेकिन देखिए जिस वक्त वारदात हुई उसी वक्त यह स्पष्ट हो गया था कि यह गैंगवार है, यह वर्चस्व की लड़ाई है। जी, जी। और नीलेश मुखिया की पत्नी, वार्ड काउंसलर, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बीजेपी की नेत्री सुचित्रा सिंह नाम, वार्ड 22 की काउंसलर। तो गैंगवार किससे, वर्चस्व की लड़ाई किससे, जमीन कब्जे की लड़ाई किससे, बालू की लड़ाई किससे, कब्जे की लड़ाई किससे, तो यह भी स्पष्ट किससे। तो देखिए वहां 3 भाई हैं, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय। तो इन दोनों के बीच झगड़ा पहले से चला आ रहा था, टसल की लड़ाई थी जी। तो देखिए नीलेश मुखिया बीजेपी के साथ थे, वहां से संरक्षित थे और पप्पू राय आरजेडी से संरक्षित थे। तो नीलेश मुखिया को गोली मारी गई, 24 दिनों के बाद मौत हो गई। तो देखिए जिस वक्त गोली मारी गई उस वक्त ये तीनों भाई कहां थे? ये गायब थे। और देखिए कहा यह गया कि ये तीनों भाई हरिद्वार में है। अच्छा, हरिद्वार में जी। पतंजलि चिकित्सा केंद्र में है, स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं। और पप्पू राय जो ज्यादा सोशल पॉलिटिकल थे वे कईयों को फोन भी कर रहे थे। अच्छा, हरिद्वार से बैठे कि मैं तो यहाँ हूँ। कई पुलिस पदाधिकारियों को फोन किया, मुझे भी फोन किया था। अच्छा, इसमें भी कोई गुरेज नहीं कि मैं तो बेकसूर हूँ, झगड़ा है इसका मतलब क्या हम हत्या करा देंगे। तो देखिए जब तलाश शुरू हुई तीनों भाइयों की तो उन्होंने लंबी उड़ान पकड़ ली। कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, किसी ने कहा कोलकाता में है, किसी ने कहा उड़ीसा में है, किसी ने कहा कि नेपाल में है। पप्पू राय, धप्पू राय आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। गोरख राय को बहुत कई महीनों के बाद रांची में, मतलब रांची में नहीं कहेंगे, नहीं, झारखंड के लोहरदगा में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, कुल 9 गिरफ्तारियां हुई। तो ये तीनों भाई जब नहीं मिल रहे थे, घटना के तुरंत बाद पब्लिक का गुस्सा फटा पड़ा था। तो पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये तीनों तो मौका वारदात पर है नहीं। तो आखिर गोलियां किसने मारी, गोली मारने वाले शूटर्स कौन है? यह स्पष्ट हो गया था कि ये जो शूटर्स हैं वह सुपारी किलर्स हैं। सुपारी किलर्स हैं जी। और प्रोफेशनल हैं। ठीक है।
तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे और इसके अलावा पुलिस के जो मुखबिर होते हैं, नीलेश मुखिया के लोग भी लगे। तो फिर कुछ धुंधले धुंधले चेहरे सामने आने लगे। जी। और फिर 4 शूटर्स का पता चला। ये चारों पटना सिटी के सुल्तानगंज और खाजेकल्ला के रहने वाले। तो इनकी पहचान जब हुई तो इनकी पहचान हुई मोहम्मद राजा के रूप में, सैयद शाहनवाज के रूप में, दोनों खाजेकल्ला के, और इसके अलावा 2 और, मोहम्मद इमरान उर्फ लल्लू और मोहम्मद क्योस, ये दोनों भाई सुल्तानगंज के। तो पुलिस अब इनके पीछे लगी कि असली शूटर्स को पहले पकड़ो। ठीक है ना? तभी राज खुलेगा कि इन्हें सुपारी किसने दी, इन्हें काम पर किसने लगाया, हाँ, इन्हें काम पर किसने लगाया, मर्डर का ठेका किसने दिया। बिल्कुल। तो अब पुलिस इनके पीछे, तो कुछ कुछ निशानदेही मिलने लगे और मोहम्मद राजा, जो इन 4 में मोहम्मद राजा था, वह सबसे अधिक गोलियां मारने वाला था। अच्छा, ठीक है ना? इन 7 गोलियों में से सबसे अधिक गोली इसी ने मारी, मोहम्मद राजा ने। मोहम्मद राजा ने। तो यह सबसे खतरनाक दिखा। तो कुछ गिरफ्तारियां नेपाल में हुई। देखिए, इमरान उर्फ लल्लू और मोहम्मद क्योस को पटना पुलिस की एसटीएफ ने जाकर नेपाल में पकड़ा था। यह दिखाया गया कि भारत नेपाल की सीमा पर, क्योंकि नेपाल के साथ किस तरीके का रिश्ता रह गया है, नेपाल के भीतर ऑपरेशन किस तरीके से मुश्किल हो गया, यह हम और आप समझते हैं। बिल्कुल जी। तो इमरान और क्योस की गिरफ्तारी हुई, हथियार भी जब्त किए गए। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि जिसने सबसे अधिक गोली मारी, मोहम्मद राजा, वह कैसे गिरफ्तार? बिल्कुल जी। और इसे गिरफ्तार करना सबसे चुनौतीपूर्ण। बिल्कुल। तो देखिए, जो इसका नंबर मिला था वह नंबर बंद था। ठीक है ना? जी। उससे कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा। उस नंबर से जो पहले के कन्वर्सेशंस थे वे भी कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है ना? तो और नंबर जो लिया गया था वह भी गलत नाम और पता देकर लिया गया। जी। तो अब हुआ कि इसे कैसे तलाशा? बिल्कुल बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती। हाँ। जी। तो देखिए, हमने पहले भी कहीं कहानियां सुनाई है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास कुछ इक्विपमेंट्स है, कुछ एप्लीकेशंस है, लाइक सैनिक ऐप है, सी ट्रैक है, सीसीटीएनएस है। जी। तो उस पर जब ये नंबर को डाला गया तो एक और नंबर के बारे में जानकारी। अच्छा, ठीक है। जी। एक और सुराग हासिल। एक और सुराग हासिल। जी। और उस सुराग ने बताया कि इसी नंबर से यह फेसबुक ऑपरेट कर रहा है। अच्छा। पहले फेसबुक की जानकारी नहीं मिली थी। जी। और यह भी जानकारी मिली कि उसने दूसरे वाले नंबर को भी बंद कर रखा है, लेकिन फेसबुक के मैसेंजर से यह अपने कुछ लोगों के संपर्क में है। अच्छा। उस दूसरे नंबर ने स्टेट बैंक के एक अकाउंट की भी जानकारी दी कि इसका एक बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। बिल्कुल जी। एक और नंबर मिल गया। बिल्कुल जी। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट था, अकाउंट स्टेटमेंट, वह कहता था कि कोलकाता से कुछ रुपए निकाले गए हैं। अच्छा। कोलकाता के एटीएम से। जी। लेकिन कोलकाता में तलाश पाना कितना बड़ा शहर, महानगर, कोई यहाँ कोई वहां, उस तरीके से एटीएम से पैसे निकाले। बिल्कुल जी। तो फेसबुक से कहा गया, देखिए इस बात को समझिए कि फेसबुक भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आईपी एड्रेस उपलब्ध कराती है, मदद करती है। और जो दूसरा नंबर मिला था, जब उसका सीडीआर निकाला गया तो एक आईआरसीटीसी का मैसेज मिला। अच्छा। इंडियन रेलवे का। जी। तो देखिए, जब सीडीआर आप निकालते हैं तो उसमें मैसेज में क्या लिखा है यह पता नहीं होता है। यह मालूम होता है कि मैसेज किसे भेजा गया है और मैसेज किसने भेजा है। बिल्कुल जी। ठीक है ना? जी। तो यह रिसीवर था आईआरसीटीसी के मैसेज का। तो पटना पुलिस की स्पेशल टीम ने तुरंत आईआरसीटीसी से संपर्क किया कि ये कौन सा मैसेज है, इसको डिकोड कीजिए। बिल्कुल जी। तो मालूम ये हुआ, आईआरसीटीसी ने रिस्पॉन्ड किया कि एक टिकट की बुकिंग है। अच्छा। इस मैसेज के माध्यम से। जी। तो टिकट कहां से कहां की बुक है, कब की बुक है, बिल्कुल, क्या कोच है, कितने लोग हैं साथ में, हाँ कितने लोग हैं साथ में, कौन सा बर्थ है। बिल्कुल। तो जानकारी ये मिली कि ये टिकट की जो बुकिंग है वह हावड़ा से दिल्ली के लिए, और हावड़ा से दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेन कालका मेल में है। लेकिन देखिए, जानकारी मिलने में थोड़ी देरी हुई। जी। जब ये जानकारी मिली, यह भी पता चल गया
कि टिकट की बुकिंग दूसरे के नाम से एसी फर्स्ट क्लास में है। अच्छा, एसी फर्स्ट क्लास के कूपे में है। बिल्कुल महंगी टिकट। हाँ नहीं ठीक है, महंगा टिकट, लेकिन ट्रेन तब तक हावड़ा से खुल चुकी थी, रास्ते में थी, ट्रेन चल चुकी थी। ट्रेन चल चुकी थी जी। तो हावड़ा में तुरंत ऑपरेशन संभव नहीं था कि आपने पश्चिम बंगाल की पुलिस की मदद ले ली और वहीं उठा लिया। लेकिन एक बात का भरोसा था कि यह ट्रेन हावड़ा से चली है, बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश के रास्ते दिल्ली जाएगी। बिल्कुल। तो लोगों ने यह सोचा कि जब यह ट्रेन गया स्टेशन पर ठहरेगी, स्टॉपेज है, बिल्कुल जी, तो वहां इसे दबोच लेंगे, परेशानी होगी नहीं। बिल्कुल, हाँ। फर्स्ट एसी का कूपा पता है, बर्थ नंबर पता है, इसकी तस्वीर भी फेसबुक से माध्यम से प्राप्त हो गई है। तो एसटीएफ के कुछ जवान, बिहार पुलिस और पटना पुलिस के स्पेशल टीम के कुछ जवान टीटी के ड्रेस में, अच्छा, बेस बदला, लिबास बदला, हाँ, गया में जब कालका मेल आई तो उसमें सवार हुए फर्स्ट एसी। लेकिन वे भौचक रह गए कि ये तो है ही नहीं अपने बर्थ, यानी कि मोहम्मद राजा तो है ही नहीं, तो ये गया कहाँ? बिल्कुल, ठीक है। हाँ। क्या ये उतरकर पहले ही भाग गया? क्या इसको जानकारी मिल गई? हाँ, क्या इसने कंफ्यूज करने के लिए दिल्ली तक की ट्रेन की टिकट बुक कराई थी? बिल्कुल। तो जो को पैसेंजर्स थे वह कह रहे थे कि यह कोई आधा घंटा पहले यहाँ से निकला है जी, सामान उमान कुछ नहीं था। ठीक है ना जी। तो अब तो बड़ा संकट, बिल्कुल, ये लगा कि भाई राजा हाथ में आते आते फिसल गया। बिल्कुल जी। तो फिर ये पुलिस वाले, एसटीएफ वाले ट्रेन से नीचे उतर गए, लेकिन एक आदमी वहां रहा, मतलब वहां नहीं रहा, मतलब आता जाता रहा दूसरे बोगी में। तो उसे एक स्पेशल जिम्मेदारी दी गई थी, ध्यान रखना। लेकिन इतना बड़ा क्रिमिनल है, इस तरीके का शार्प शूटर है, उससे अकेले निपटना भी संभव नहीं है, तो उसे संकेत देना था। तो जब ट्रेन गया से खुली, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई, तो फिर आईपीडीआर जी, जो ट्रेन जो चल रही थी, ट्रेन का टावर, और जिससे आप पता करते हैं कि ट्रेन कहां पहुंची है, कब पहुंची है, कैसे पहुंची है, कितनी स्पीड में चल रही है, और इसके फेसबुक का आईपी जी, और इसके वो वाले नंबर का जो नया नंबर था, जानकारी मिली थी, दोनों के टावर मैच कर रहे थे, आईपी मैच कर रहे थे। अच्छा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे थे। हाँ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे थे। ठीक है। तो अब यह फिर से कंफर्म हो गया कि ये जो मोहम्मद राजा है इसी ट्रेन में है। बिल्कुल। तो जो आदमी जिसे सवार किया गया था कि आप मूवमेंट पर ध्यान रखें, बिल्कुल जी, उत्तर प्रदेश में जब ट्रेन इलाहाबाद के आसपास पहुंचने वाली होगी, तो मालूम हुआ कि ये अपने कूपे में आ गया है। अच्छा, ये अपने कूपे में आ गया। जी। इसके बाद बिहार पुलिस की एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ से संपर्क किया। तो स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की ज्यादा स्मार्ट है, उसने कहा ठीक है, हम तुरंत ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। इस अपराधी के पास क्या क्या हो सकता है, हथियार हो सकता है, और कितने लोग हो सकते हैं, ये जानकारी उसने प्राप्त की। खैर ये जानकारी थी ही नहीं। खैर तो पूरी तैयारी के साथ अब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कालका मेल जो दिल्ली की ओर जा रही थी, उसे बीच रास्ते में रोक लिया। बीच रास्ते में ट्रेन को रोक लिया? हाँ, बीच रास्ते में जी। अब राजा को तो समझ में आया नहीं होगा, हम मुसाफिर होते हैं, आप मुसाफिर होती हैं, ट्रेन कहीं बीच में रुक जाती है तो हम लोग ये मानते हैं कि आगे कोई ट्रेन गुजर रही होगी, पास दिया जा रहा होगा उसको, कोई सिग्नल नहीं होगा, तो इसे कहाँ पता, यह तो अपने बर्थ पर सोया हुआ था। और तब तक यूपी पुलिस की एसटीएफ घुस जाती ने इसके कूपे पर धावा बोल दिया और पलक झपकते ही इसे अपने कब्जे में लिया और ट्रेन से यूपी एसटीएफ नीचे उतर गई। तो इस तरीके से राजा की गिरफ्तारी, राजा भी हक्का बक्का, बिल्कुल। लेकिन एसटीएफ वालों ने इस तरीके से, और एसटीएफ वाले किस तरीके से होते हैं आपको पता ही है। जी। तो राजा की गिरफ्तारी, इसके बाद बिहार की पुलिस गई, राजा को लेकर आई, राजा ने पूरा कबूलनामा किया। राजा ने यह बताया, और जो पहले गिरफ्तार हुए थे उन्होंने यह बताया कि हम पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय को नहीं जानते थे। अच्छा, ठीक है ना जी। हमें सुपारी सीधे तौर पर पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय ने नहीं दी है, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन हाँ सुपारी मिली है, 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया था, 25 लाख रुपए का सौदा था। अच्छा, बाकी 20 लाख रुपए अभी लेने ही थे वारदात को अंजाम देने। देखिए पुलिस ने 2 गिरफ्तारियों में कुल 9 गिरफ्तारियां हुई,
तो पुलिस ने 2 गिरफ्तारियों के बारे में यह कहानी बनाई कि जब ये रुपया लेने आए तब हमने गिरफ्तार कर लिया बचे हुए पैसे। जी। तो जब पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय ने सीधे तौर पर सुपारी नहीं दी तो सुपारी किसने दी? तो मालूम हुआ कि एक विशाल कुमार उर्फ अजय राय है। अच्छा जी, एक और नया नाम। हाँ, एक और नया नाम जी, जिसका थार एक गाड़ी घटना स्थल के पास दिखी थी। थार गाड़ी, हाँ याद है ना? जी, आप कवर कर रही बिल्कुल थी। बिल्कुल जी। तो मालूम ये हुआ कि इन चारों शूटर से ये विशाल कुमार उर्फ अजय राय मिला था। और विशाल कुमार उर्फ अजय राय जो था जी, उसका रिश्ता पहले पप्पू धप्पू गोरख से बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन दुश्मन को निपटाने के लिए, अच्छा जी, मतलब नीलेश मुखिया को निपटाने के लिए ये सभी एक हो गए। अच्छा, तो दुश्मन का दुश्मन हाँ, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने खुलासा किया जब तमाम गिरफ्तारियां हुई, अभी भी पप्पू और धप्पू नहीं पकड़े गए हैं, कि पप्पू धप्पू गोरख ने सुपारी दी इन्हें, मतलब विशाल कुमार उर्फ अजय राय, और अजय राय ने सूटस तलाशी, ये 4 सूटस जी, और 5 लाख दिया, 20 लाख रुपया रख लिया, 25 लाख का 25 लाख मिल गया। जी। और विशाल कुमार उर्फ अजय राय के जो साझीदार थे इस वारदात में, उनके नाम थे संतोष और उदय। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक और व्यक्ति का नाम आया। अच्छा, पटना के एसएसपी के मुताबिक वह प्लानर की भूमिका में था। अच्छा, वह कौन था? वह था दानापुर के तकिया पर का विकास जायसवाल। तो विकास जायसवाल की भूमिका क्या थी? पटना के एसएसपी को माने राजीव मिश्रा को, तो ये विकास जायसवाल जब चारों सूटस तय हो गए कि हाँ ये इस वारदात को अंजाम देंगे, तीनों भाई हरिद्वार चले गए, तो इसे वह रास्ता दिखाना था, ठीक है, जहां वारदात को अंजाम देना था। इसे नीलेश मुखिया की पहचान करानी थी, नीलेश मुखिया की गाड़ी की पहचान करानी थी, जी। आने जाने के रास्ते तय करने थे, और फिर भागकर कहां जाना है यह तय करना था। तो इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन इस कहानी को बताने का ध्येय यह था समरीन, देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, बड़ा स्ट्रॉन्ग थॉट्स है कि अपराधी चाहे जितना भी स्मार्ट हो, वह वारदात के वक्त कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, ठीक है ना? और वह चाहे जितना होशियार हो, यदि वह भाग भी रहा है, यदि पुलिस चाहेगी तो उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। पहचान हो गई है तो फिर भागना बहुत ज्यादा आपके लिए मुनासिब भी नहीं, और ज्यादा दूर तक आप भाग भी नहीं ज्यादा, हाँ, बशर्ते पुलिस ही पीछा छोड़ दे। बिल्कुल, हाँ, तो फिर आप बात ही और, हाँ, तो फिर बात ही और। लेकिन यदि पुलिस लग जाए, पर नीलेश मुखिया को लेकर जितना पटना में हंगामा हो जाता, भाई इन तीनों भाइयों की कुर्की जब्ती भी हुई, यह भी हमने और आपने देखा। बेटी ने भी ऑन कैमरा आके खूब बोला था, हाँ, खूब रोई थी। तो देखिए इस तरीके से शूटर्स पकड़े गए, इस तरीके से जो सुपारी देने वाले थे, जो प्लानर थे, 2 की गिरफ्तारी अभी बची हुई है। तो पटना पुलिस कह रही है कि हाँ इन्हें भी हम गिरफ्तार करेंगे, कब गिरफ्तार करेगी यह पटना पुलिस जाने। लेकिन मेरा यह मानना है कि दीघा की यह लड़ाई इन तीनों भाइयों बनाम नीलेश मुखिया, नीलेश मुखिया तो खत्म, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, समझे ना? कब, कहां, कौन सा विस्फोट होगा, इस बात की उम्मीद अभी से करना बेमानी है। लेकिन चूंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों दबंग है, एक जा चुका, लेकिन उनके परिवार में बदले की आग है, इंतकाम लिया जाएगा। इंतकाम नहीं, ये हम नहीं करें, इंतकाम तो देखिए कानून से लेना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना? कानून से इंतकाम लीजिए, बदला आपको लेना है कानून से लीजिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन भरोसा रखना चाहिए। तो ये कहानी लाल डायरी की आज हमने आपको सुना दी। तो चलिए, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे वीडियोस देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।